अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 2 केसेस में इश्तिहारी करार दे दिया है और अदालत उन्हें 2 बार पेशी के लिए मोहलत इससे पहले दे भी चुकी है। इस सिलसिले में उनकी अदम पेशी पर अखबारात में इश्तिहारात भी दिलवाए गए, मगर नवाज शरीफ उसके बावजूद भी पेश नहीं हुए, जिस पर अब उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारा अपने एक्सपर्ट से सवाल पहला ये होगा कि ऐसी एक शख्सियत जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर 3 बार बराजुबान हो चुकी हो, उसे इस मुल्क के इदारों पर एतमाद करते हुए क्या खुद ही वापसी का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे DGISPI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हर फोरम पर लेकर जा रहा है। ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और 5 मुस्तकिल अरकान को भी पेश किए गए। तहाँ पाकिस्तान को भारत का ये चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए मजीद और क्या इक़दाम करने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे पड़ोस में अमन की उम्मीद की, जहाँ अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा इब्तदाई तौर पर तय पा चुका है। 19 साल बाद होने वाले पहले तहरीरी मुआहदे से क्या अफगानिस्तान में अमन की राह हमवार होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहिबा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तज्ज़ियाकार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब भी आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलबी के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया गया है। और अदालत की जानिब से हमने देखा कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिए जाने पर अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत देने वालों को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। मतलब न सिर्फ नवाज शरीफ को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, बल्कि जमानत देने वाले भी अब कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। ऐसे में, जैसे कि मैंने इब्तदाई में भी कहा कि एक ऐसी शख्सियत जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 3 बार वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को संभाल चुकी है, क्या अब उन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए? जनरल साहब, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले बताइएगा, अब मफरूर थे पहले वो, अब इश्तिहारी प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया गया, आप समझते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को वापस आ जाना चाहिए खुद ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अब चूंकि आज फैसला इन राइटिंग आपने देखा, जजमेंट दे दी गई, लेकिन उससे पहले ही ये इश्तिहारी वाला किस्सा तो हो चुका था। जी जी जी। उस वक्त भी उनका आने का कोई इरादा नहीं था, वो नहीं आए और यही इंस्टेंस था। और अगर आना होता तो सबसे बड़ा ओकेजन तो ये था कि जब वालदा की वफात हुई और उनकी डेड बॉडी यहाँ आ रही थी तो साथ आ सकते थे। और अगर वो उस वक्त नहीं आए तो अब आने का तो सवाल पैदा नहीं होता। मेरा अपना ख्याल है कि वो जब तक मुल्क में कोई उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक और अपनी जैसे हमायत में होते हैं, कोई हालात ऐसे बनते नजर ना आएंगे, वो नहीं आएंगे और बाहर ही रहेंगे। और जो आप इखलाकी बात कर रहे हैं कि वो वजीर आजम रहे हैं 3 दफा और वो उनको आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये चीजें बेमानी हैं। असल चीज यही है कि वो अब जब तक हालात मुआफिक नहीं होंगे उनके, वो वहां से वापस नहीं आएंगे। और ये इश्तिहारी करार देना ना करार देना, ये मेरा ख्याल है कि इसकी कोई वक़्त नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि वो पहले भी उनका आने का कोई इरादा नहीं था। और अब ये अगर आपने इश्तिहारी करार दे दिया तो बिल्कुल बात खत्म हो गई, तो क्यों वो आएंगे? तो मुझे कोई ऐसी तब्दीली, ऐसी वजह नजर नहीं आती जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि वो मुल्क में वापस आएंगे। अच्छा, अनिका, ये बड़ा ज़ाती सा कमेंट है कि नवाज शरीफ साहब अपनी वालदा की तदफीन के मौके पर भी नहीं आए। यहाँ पर हम कुछ अखलाकी अक़दार की भी बात कर रहे हैं, फिर अदालत ने इश्तिहारी भी करार दे दिया उन्हें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब वो खुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्हें वापस आ जाना चाहिए? देखिए सर, अब यहाँ 2 पहलू हैं। एक तो आ जाना चाहिए और एक क्या वो आएंगे। आ जाना चाहिए, यस, मेरी नजर में तो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर को बड़े ही दीदा दलेरी के साथ और बड़े ही बहादुरी के साथ तमाम के तमाम जो अदालती मामलात है उन्हें फेस करना चाहिए, अगर उनका ज़मीर बिल्कुल साफ है और अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस तरीके से इसहाक डार साहब भी इंटरव्यू में कह रहे थे कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको वापस आना चाहिए। सारी की सारी जितनी भी उनके खिलाफ चार्ज
चार्जशीट है, आज उनको एक बार फिर इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। यकीनन इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन होगा नहीं कि वो वापस आए और सारी चीजें फेस करें, और जो वो बात करते हैं वो प्रैक्टिकली, जो जलसों वगैरह के अंदर बात करते हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोगों को एक्ट अपॉन भी उसके ऊपर करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि जमहूरियत है तो जमहूरियत इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के लिए वो वापस आए, अगर वो अपने लिए वापस नहीं आना चाह रहे। लेकिन क्या वो वापस आएंगे? नहीं, वो बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, और वो इसलिए वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो एक सियासतदान है, और सियासतदान हर वक्त और हर बार यही चीज देखता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। वो लोगों से ज्यादा अपने बारे में सोचता है। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जब तक ये नहीं देखेंगे कि मामलात साजगार हो चुके हैं, सिचुएशन इस तरह की है कि अगर वो आए तो उनके खिलाफ एक बहुत ज्यादा बैकलैश नहीं देखने में आएगा, तो फिर वो जाकर शायद कहीं आएंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे अगले 6, 7, 8 महीने के अंदर तो वो पाकिस्तान वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल जब भी हम सीनियर रहनुमाओं से बात करते हैं PMLN की, तो उनका एक ही जो है वो रेपिटेटिव मोड के अंदर एक ही बात होती है कि जब नवाज शरीफ साहब का इलाज हो जाएगा तो फिर वो वापस आएंगे। इलाज कब होगा ये किसी को मालूम नहीं है, कितने अरसे में होगा ये किसी को मालूम नहीं है। किसी की बीमारी पर और किसी की तकलीफ पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ये चीज किसी को मालूम नहीं है। सो वी डोंट नो कि वो कब आएंगे। अभी अगले 8-9 महीने के अंदर वापस आते हुए आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुजम्मिल साहब, अनीका ने कहा कि 8-9 महीने में उन्हें नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि PDM बिलखुसूस मरियम साहिबा बार बार कहती हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, जनवरी में हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमत हमें जनवरी में नजर नहीं आएगी। जनवरी है ही कितनी दूर, 2 महीने तो दूर है। तो फिर अब इश्तिहारी करार दिया जाना है, क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप नहीं समझते आ जाना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। हमने यहाँ पे भुट्टो का जुडिशल मर्डर देखा है, हमने देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ भी ट्रायल के दौरान बाहर चले गए थे और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हमने बेनज़ीर को भी बाहर जाते देखा है जलावतनी में, और फिर वो NRO के ज़रिए वापस आई थी। बाद में उनकी भी असैसिनेशन हमने देखी है। तो पाकिस्तान की एक लंबी तारीख़ है जुडिशल मर्डर से लेकर जुडिशल एग्जीक्यूशन तक की। तो यहाँ पर ये कहना कि क्रेडिबिलिटी तो जुडिशल निज़ाम की ख़राब है कि लोग उस पर एतबार नहीं करते। जब कानून की अदालत की सज़ाएँ आवाम की अदालत में खड़ा ना हो सकें और आवाम की अदालत की जो आवाज़ है वो कानून की अदालत से मैच ना करे, तो फिर क्रेडिबिलिटी तो कानून की अदालत की जाएगी ना, क्योंकि सुपरमेसी तो आवाम की अदालत की होगी। इसलिए मैं क्रेडिबिलिटी वाली बात तो नहीं मानता। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ इस हुकूमत से NRO लेकर गए हैं। कितने कैदियों को इस हुकूमत ने बाहर इलाज की सहूलत दी है? एक, नवाज शरीफ। कितने कैदियों को काबीना के जरिए इलाज की सहूलत के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी है? एक, नवाज शरीफ। कितने कैदियों की बीमारियों पर वज़ीर सेहत हर आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी? एक, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के बाहर जाने का सारा माहौल हुकूमत ने बनाया। एक NRO था। हमने देखा जब नैब पर पेशी पर पथराव हुआ, छोटे छोटे वर्कर पकड़ते हैं। आज तक मरियम नवाज को आपने पकड़ा है? नहीं, क्योंकि NRO हुआ है। इसलिए ये कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा, और NRO दिया भी हुआ है। वो एक NRO के जरिए गए हुए हैं, एक अरेंजमेंट के जरिए गए हुए हैं, किसने बाहर भेजा किसने नहीं भेजा, ये एक अलग डिबेट है। बात फिर आप क्रेडिबिलिटी पे चले गए, आप गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि NRO दिया नहीं दिया। मेरा सवाल यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी है कि उनका नहीं आना बनता फिर ऐसे में? मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी को, उनके वोटर को, उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी समझती है। ज़ुनैरा, आप नहीं समझती नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो जरा PDM को मजीद बूस्ट मिल जाएगा? ये जो बार बार जनवरी में हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, मतलब लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि हाँ खान साहब अब नहीं है, आप जो भी हैं नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी पार्टी है, सब कुछ होगा। फिर आ जाना चाहिए उन्हें जब माहौल साजगार बन रहा है जनवरी तक। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। अगर वाकई PDM में जान डालनी है और ये लोग समझते हैं कि ऐसा कोई इम्कान पैदा हो रहा है कि जनवरी तक गवर्नमेंट चली जाए, तो नवाज शरीफ वापस आके बहुत बड़ा फैक्टर इन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस को। बट द थिंग इज़ के फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रादर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारे पॉलिटिशियंस ने इदारों को सबसर्विएंट रखा है, जबकि होना द अदर वे अराउंड चाहिए। जो इदारे होते हैं वो सुप्रीम होते हैं और लोग उसके
उसके अंडर काम करते हैं। तो जब बहुत अरसे तक आपने जुडिशरी को और सारे एग्जीक्यूटिव को, मुकन्ना को, सबको अपने लिए यूज़ किया हो, रबर स्टैम्प की तरह रखा हो, तो चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, ये बिहेवियर ऐसा ही होगा कि भाई हम नहीं आते वापस, आप कर लें आपने जो करना है। बट द बिग क्वेश्चन इज़ कि वो वापस ना आके अपनी बेटी का या अपनी जमात का यहाँ क्या फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज एक फ्यूजिटिव भी कहलाएंगे ना। अभी आपने सुन लिया इंटरनेशनल मीडिया उनको किन नामों से पुकार रहा है। तो जो मॉरल असेंडेंसी पे बैठ के डिसीजन मेकिंग अगर वो करें तो उसके मुताबिक तो उन्हें वापस आना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से सोचें तो भी वापस आना चाहिए, बट ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये बताता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे ऐसे हालात में जिसमें उनको कुछ टफ चीज़ें फेस करनी पड़े। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि यूके के लॉज जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वर्जिन आइलैंड्स वगैरह की वजह से और ऑफशोर कंपनीज की वजह से वो दुनिया में बहुत चैलेंज हो रही है। तो वो अपने लॉज को अमेंड कर रहे हैं और उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है ऐसे लोगों पे जिन्होंने वहाँ पे बहुत जायदादें खरीदी हैं और उसका उन्हें जवाब नहीं दे सक रहे। वो अगर उधर से कोई प्रेशर ऐसा आ गया तो शायद वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान कंपैरेटिवली सेफ होगा इन दैट सिनेरियो। अदरवाइज आई डोंट सी देम कमिंग बैक। डॉक्टर साहब जी, आपका सवाल है कि क्या आना चाहिए, तो जवाब तो मेरा है हाँ में, कि उनको आना बिल्कुल ज़रूर चाहिए। और क्यों आना चाहिए, इसके लिए दो रास्ते हैं। यानी उनके सामने एक तो सियासी रास्ता है और दूसरा रास्ता गैर सियासी रास्ता है। गैर सियासी रास्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता है जो नहीं आ रहे। सियासी रास्ता जो भुट्टो ख़ानदान का रास्ता था, जिसमें हमने ये देखा है, इनको भुट्टो ख़ानदान से मेरा ख्याल है सियासत समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, कि जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने हथियार नहीं डाले और वो भगोड़े नहीं बने। यानी एक अच्छे सियासतदान की जो खासियत होती है वो यही होती है कि वो हथियार नहीं डालते और वो भगोड़े नहीं होते, यानी वो डट कर मुकाबला करते हैं। अच्छा, और उनको ये बात समझनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि आपका तारीख़ में जो फ़ैसला होना है आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर और मुल्क की सियासत में आपके किरदार पर, वो फ़ैसला आपके आखिरी किरदार पर होता है। बेशक आपने शुरू में बेशुमार गलतियां की हों, लेकिन आखिरी जो स्टैंड आपका होता है उस पर फैसला होता है कि आप एक अच्छे सियासतदान रहे या नहीं रहे। भुट्टो साहब ने बेशुमार गलतियां की थी लेकिन एंड में वो खड़े रहे। उनको आज भी हम जानते हैं कि उनको जिस अल्फाज में याद किया जाता है, उनके जो कुछ भी है वो तारीख का हिस्सा है। उनके जुडिशल मर्डर को अवाम ने सही नहीं माना, इसीलिए 11 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इख्तिदार में आ गई थी। इसलिए बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ जरदारी हो, उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया लेकिन वो फिर भी खड़े रहे। तो इनको ये समझना चाहिए नवाज शरीफ को कि आपकी हतमी लेगेसी पाकिस्तानी माशरे में क्या होगी। उनको याद रखना चाहिए वो जो किसी का शेर है कि वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। तो अगर आपके लिए जहर है तो आपको पीना चाहिए, क्योंकि आप जब सियासत में आए हैं, देखें अगर अदालत की क्रेडिबिलिटी ख़राब है तो उससे नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ को आना चाहिए, मुकदमों का सामना करना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ वो समझते हैं कि कोई गलत मुकदमे हैं, कोई गलत फैसले भी हैं, तो हतमी तौर पर ये अवाम और तारीख फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ हक पर थे या नहीं थे। तो इसलिए मौजूदा हालात में मैं ये समझता हूँ कि उनको वापस आकर, हो सकता है कि वो मजीद बीमार हो जाएं, जान से जाएं, जो कुछ भी हो, लेकिन उनको वापस आना चाहिए और मुकदमात का सामना करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सेहत दिया। लेकिन जिस किस्म के विजुअल्स हम देखते हैं जो लंदन से आती हैं, वीडियोस वगैरह और फुटेजेस वगैरह वायरल होती हैं, उसमें माशाल्लाह वो बड़े हशाश पशाश मालूम होते हैं। और जिस तरह के अभी हमने इसहाक डार साहब का इंटरव्यू भी देखा, वहाँ पर भी एक सवाल किया गया था कि 3 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका इलाज जारी है। बहरहाल पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस तरह से केसेज उनके अगेंस्ट चल रही हैं, अगर वाकई वो पैट्रियट हैं और उन्हें लगता है कि तमाम सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया सियासी मंजरनामे पर, तो आएँ और अपनी बेगुनाही का सबूत दें। मुझे बढ़ने की तरफ स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने लाया है, जिसके बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये डोजियर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और UN के मुस्तकिल अरकान को भी पेश किया गया। हम यहाँ रुकेंगे नहीं बल्कि आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा इस सिलसिले में, जरा सुनिए उनकी ज़बानी। The world has taken note of it. The world is talking about it, and despite India's best efforts, there's been a lot of objective
analysis of what's being said, and I think the objectivity of the debate around this dossier, the contents of this dossier at the international level is a major plus, and we are going to take it forward from here. P5 के सामने भी इसे पेश किया गया है और साथ ही साथ इसे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी दिया गया है। फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से सिलसिले में एफर्ट्स भी की जा रही हैं, लेकिन हम यहीं पर रुकेंगे नहीं। अगर हम यहीं पर रुकेंगे नहीं तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से सिफारती महाज पर हो या फिर खारजा पॉलिसी हो, डिफरेंट फॉरम्स हो, पाकिस्तान को सिलसिले में मजीद हिकमत अमली बनानी क्या चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए कि इसे मजीद मौसर और बेहतर बनाया जा सके। जनरल साहब, क्या स्ट्रेटेजी हो नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट मूव होनी चाहिए? देखिए, एक चीज वाज़ेह है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं था जो कि मुक़्तदर कुव्वतों को पता नहीं था। पहले भी ये बात जानते थे वो लोग। आप देखिए कि अमेरिका बैठा है अफगानिस्तान में नेटो रिसोर्सेज पे तहाशा इंटेलिजेंस के, और उनके नाक के नीचे वहां से, और टीटीपी भी वहां पे है। तो सब कुछ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था, अगर अमेरिका ये कहे कि उन्हें पता नहीं था तो ये तो बात मानने की नहीं है। सो उनको पता था। फिर कुलभूषण हमारे पास आ गया। जब कुलभूषण हमने पकड़ा, ये 2016 की बात है, 16 में हमारे पास कुलभूषण था और उसकी भी तफसीलात बाहर आई। एक सर्विंग ऑफिसर उनका पकड़ा है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये केस किया तो दुनिया ने देखा। सो अक़वाम आलम को तो बहुत कुछ पता था। अगर खराबी थी, कोई कसर थी, तो वो हमारी थी कि हमने पिछले 5 साल भारत को खुली छुट्टी दिए रखी इस हुकूमत से पहले कि वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने टेररिस्ट स्टेट के तौर पे पेश करे, और अपने हमारे मुल्क में जो टेररिज्म होता रहा उसका हमने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश ही नहीं की। और ना ही हमने ये साबित करने की कोशिश की कि जो भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है ये हम इसमें मुलव्वस नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसके अपने किए हुए। नतीजा ये कि एक परसेप्शन जो 5-6 सालों में बनी दुनिया में, वो आपने खत्म करनी। अब उसके लिए सिर्फ डोजियर दे के हम खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत जरूरत होगी, क्योंकि दुनिया के अपने मफादात भी हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मगरबी दुनिया की भारत के साथ, उनके अपने मफादात हैं। वो भारत को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। उनको इल्म था पहले भी, लेकिन उन्होंने भारत पर दबाव नहीं डाला। तो जरूरत इस बात की है कि अब आप इसको परसू करें और एक इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डअप करें। 5 मुल्कों को आप कहते हैं हमने दिया, जो कि हैं हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। उन परमानेंट मेंबर्स का के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, और वो प्रेशर है अक़वाम आलम का। और वो बाकी तमाम मुल्कों में, वो कोई छोटा हो या बड़ा, ये आपका मैसेज ना सिर्फ जाना चाहिए बल्कि वहां उनको एक्सप्लेन करके इस चीज पे कायल करना चाहिए कि जो कुछ हम बता रहे हैं वो वाकई दुरुस्त और भारत ये करता है। और ये दुरुस्त है। इसकी वजह ये है कि डोजियर मैंने देखा है, इस डोजियर में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बैंकों की डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ छुड़ा नहीं सकता। और इसी तरह जो आपने वहां पे उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें कि वो बात कर रहे हैं टेररिस्ट वगैरह, या उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, वो कोई झुटला नहीं सकता। तो ये वो चीजें हैं जो कि अब हमें सिर्फ उसको एम्फेसिस उस पर अपना पूरी तरह करना है, पूरी तरह उसको पुश करना है, ताकि पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो बिल्डअप किया जाए। उसमें आपको थिंक टैंक्स को भी इन्वॉल्व करना है ताकि थिंक टैंक्स को मटीरियल मिले, वो भी लिखें इस पे, मीडिया अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह। ये चीजें करने के लिए खासी मुहिम की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वक्त जाया करने के बाद अब होश में आए हैं और तो उठ के काम शुरू किया है। ये जो आप एक पर्सपेक्टिव दुनिया में डेवलप हुआ जो भारत ने मेहनत से किया, और उसमें आप दूसरे मुल्कों के लोगों को इन्वॉल्व करें। देखिए, भारत में कोई फॉरेन डिग्नेटरी आती है, कोई बाहर से मुल्क से कोई और किसी का सदर आ जाए, कुछ एक जॉइंट कम्युनिके इशू होता है, उसमें ये जरूर होता है कि जी पाकिस्तान को ये काम बंद करना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो लोग आए उनसे आप ये डोजियर दिखा के क्या ये ऐसे स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं? हमें दुनिया को मोबिलाइज करने की जरूरत है, जो हमने नहीं की। और अब अगर मेहनत करेंगे तो होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो डोजियर जाए चले जाए। सही। आपकी तरफ आऊंगी जुनैरा। नैरेटिव बिल्ड करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल परसेप्शन को ख़त्म करना भी है। P5 की यहाँ पर बात हो रही है, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। किस तरह से पाकिस्तान इनकी परसेप्शन को ख़त्म करे कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, फिर इतना डोजियर भी दे दिया क्या?
परसेप्शन तो इन कंट्रीज़ की हमारे बारे में अगर हम समझते हैं कि चेंज हो जाएगी तो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। उसकी वजह है कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान जहाँ पर पोजीशनड है और जो हमारी एक इस्लामिक आइडेंटिटी है और फिर न्यूक्लियर आइडेंटिटी है, उसकी बेस पे वी आर अ परपेचुअल थ्रेट टू द वेस्ट। हाँ, यही चीज़ हमने टर्न अराउंड करनी होती है अपनी फेवर में कि फॉर द सेम रीजंस अगर कुछ लोग आपके दुश्मन हैं तो फॉर द सेम रीजंस उनको आपसे डरना भी चाहिए। अब उसके लिए आप किस तरीके से अपने फॉरेन ऑफिस को मनूवर करते हैं, उस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अगर 2-2, 3-3 साल भी इन कंट्रीज़ में आपका एक एम्बेसडर रहता है और उन 3 सालों को वो सही कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच से लेके डिग्नेटरीज तक अपनी जॉब को सही परफॉर्म करे और बाद में एक रीअसेसमेंट कर लें आपके इन 5 ईयर्स में, इन 3 ईयर्स में हम कौन से टारगेट लेके यहाँ गए थे, लेट्स से इन यूके, यूएस जो P5 हैं, और क्या हम वो अचीव कर सके या नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है ये विद टाइम चीज़ें बिल्ट अप होती हैं। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि लास्ट 2 जनरल साहब एक का कह रहे हैं, मैं लास्ट 2 गवर्नमेंट्स का कहूँगी कि पाकिस्तान ने अटर आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस की है इंटरनेशनल अरीना में, और आइसोलेशन में जितना टाइम लगा है इससे डबल टाइम लगता है कम बैक करने में। सो इस गवर्नमेंट ने जो इस वक्त डेटा शेयर किया है और जो डोजियर दिया है उससे हमने अपनी प्रेजेंस तो शो करा दी है। अब उस प्रेजेंस ने किस तरह ट्रांसपायर करना है इनटू द पब्लिक ओपिनियन, रीबटल, पॉलिसी लेवल पे आउटरीच आपकी कैसे होनी है, आपने मनूवर कैसे करना है इन चीज़ों को इनटू द फेवर ऑफ पाकिस्तान, उसमें बहुत टाइम लगेगा और उस डायरेक्शन में अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने की ज़रूरत है। लेकिन विदाउट फॉरेन ऑफिस आप वो कर नहीं सकते। अनिका, बार बार यहाँ पर 2 बार जिक्र हुआ माजी की हुकूमतों का, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट अच्छी तरीके से प्ले कर ही रही है तो आप नहीं समझती इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की हो जाए कि जितना बड़ी तेज़ी से ये ऑपोजिशन के खिलाफ मुतहरिक हो जाती है उतना ही तेज़ी से ज़रा ये भारत के खिलाफ भी मुतहरिक हो जाए? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, काश के ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को पूरा इस बात का क्रेडिट जरूर दूंगी कि इस हुकूमत ने आकर एक्टिवली ऑफेंसिव डिप्लोमेसी जरूर शुरू की है। हम लोग हमेशा डिफेंसिव डिप्लोमेसी की तरफ रहे हैं। हम भारत की तरफ से बयान आ गया कि जी पाकिस्तान ने ये किया, नहीं हमने ये नहीं किया। हम जो हैं वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, हम प्रूव करेंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरह के इल्जामात के ऊपर हम रिप्लाईज देते रहे, लेकिन ऑफेंसिव डिप्लोमेसी अभी हमें शुरू होती हुई नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि भारत हमें हर जगह पर, हर सिचुएशन के अंदर ऑकवर्ड सिचुएशन में डालने की कोशिश करता रहा, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, लॉफेयर के अंदर, फिर मिलिटरीली, इंटेलिजेंस बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया ऐसी है कि जो परसेप्शन है वो रियलिटी से भी ज्यादा असल और ज्यादा रियल दिस पॉइंट इन टाइम, और इस परसेप्शन को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत तकरीबन 250 के करीब वेबसाइट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज करता रहा। 250 उनकी इस तरह की फेक वेबसाइट्स को, जहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, अभी कुछ ईयर से पहले बंद किया गया। इसी तरीके से भारत का जो रॉ है वो जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए से भी एक हर्जा तराई करता है, वो भी बड़ी आम सी और बड़ी वाज़े तौर पर नजर आती है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह भारत अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, किसी भी मुल्क को आप ब्रांड के तौर पर ले, मुल्क नहीं बल्कि ब्रांड के तौर पर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली परसेप्शन उसकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर सिक्योरिटी परसेप्शन भी, वहीं टूरिस्ट परसेप्शन भी, सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये डोजियर देना एक बहुत अच्छा कदम है, इसको फॉलो थ्रू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेट्स के जरिए, हमारे जो बाहर डायस्पोरा है उसके जरिए। और एक चीज बहुत जरूरी है, भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम्स मौजूद हैं। भारत के अंदर एक आम शहरी लिंच मॉब के जरिए मारा जाता है। भारत के अंदर माइनॉरिटी राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। भारत में मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, दलित सारे के सारे इस वक्त मजालिम का शिकार है। ये चीज भी हम लोगों को दुनिया को दिखाने की जरूरत है। सेकेंडली, भारत उस तमाम गंदगी को, तमाम गलाजत को
बॉलीवुड के पर्दे के पीछे या अपने सॉफ्ट इमेज के पर्दे के पीछे छुपा देता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर बॉलीवुड डांस और बॉलीवुड की तरह की चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। हमें अपना सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की जरूरत है ताकि हमारा जो इमेज वैसे खराब किया गया है उसको हम सिक्योरिटी पैराडाइम में तो केटर करें ही करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, डिप्लोमेटिक तरीके को भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉफ्ट इमेज भी बहुत जरूरी है। दुनिया आपसे रिलेट करना शुरू हो जाएगी उसके बाद। सही। डॉक्टर साहब, यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हम सरहद पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि DGISPR ने जो डोजियर प्रोवाइड भी किया गया है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने CPAC का भी जिक्र किया था। मतलब ये कि हमें मौशी तौर पर भी डेंट देने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। देखिए, अगर ठोस सबूत हमारे पास हों तो ज़रूर हमें दुनिया को देना चाहिए और दुनिया को बतलाना चाहिए। कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है या मुदाखलत का मुर्तकिब होता है तो उस मुल्क को ये पूरा हक हासिल है कि वो उन ठोस सबूत के साथ दुनिया के सामने आए। तो अगर पाकिस्तान के पास वो सारे ठोस सबूत मौजूद हैं और उसने P5 के सामने ये शेयर किए हैं तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि हम इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बढ़ाने की बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो बयानिया होता है हमें उस बयानिए पे कायम रहना चाहिए। हमें जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं वो ये पहुंचाती हैं कि हम एक वक्त एक बयानिया देते हैं और कुछ अर्से बाद उस बयानिए से खुद मुनहरिफ हो जाते हैं। यानी ये कम से कम 50 साल की कहानी है ना। इंडिया की मुदाखलत की बात हम कर रहे हैं, एक अगरतला साजिश केस होता था, बनाया गया, उसमें हमने दुनिया के सामने सबूत रखे कि ये पाकिस्तान को भारत तोड़ना चाहता है, रॉ शामिल है। जनरल अयूब खान के दौर में 1966 में वो केस बनाया गया। साल डेढ़ साल बाद खुद जनरल अयूब खान ने वो केस वापस ले लिया। अच्छा, अगर वाकई में सबूत थे और दुनिया को दे दिए थे तो वो केस उन्होंने वापस क्यों लिया? 1971 में हम दुनिया के सामने कहते रहे कि जी भारत मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, दुनिया को हम कहते रहे। उसके बाद जब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा गया कि वो भारत से ज़्यादा खुद हमारा अपना किया धरा था। वो रिपोर्ट मौजूद है और उसको रिलीज़ किया खुद जनरल मुशर्रफ साहब ने। हम 1980 के अशरे में ये कहते रहे कि जी रूस पाकिस्तानी पानियों तक पहुंचना चाहता है, बहरे अरब आना चाहता है। आज हम उसी रूस के साथ जो है वो फौजी मशक़ें कर रहे होते हैं। यानी जब हैरत की बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 11 साल तक वो हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल ये वहाँ जाके मैच देखते रहे, कोई किसी किस्म का दुनिया को नहीं बताया गया कि भारत क्या कर रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में दुनिया को नहीं बताया गया, बल्कि ये जाके वहाँ आगरे में मुलाकातें करते रहे, सारी कुछ करते रहे। अच्छा, MQM के बाद आपको याद है अर्ली 90s में उस वक्त कोर कमांडर होते थे जनरल नसीर अख्तर साहब। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रॉ के ठोस सबूत रखे कि MQM जो है वो जिनापुर बनाना चाहती है और उसमें रॉ शामिल है, रॉ सपोर्ट कर रही है अल्ताफ हुसैन को। डॉक्टर साहब, जो हम कर गुजरे वो तो हमारी नाकामियां थी, लेकिन आज अब हमारे पास बहुत कुछ है, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी हमें ठोस सबूत अगर हमारे पास हैं तो हमें इस बयानिए पे कायम रहना चाहिए। अगर हमारे लोग इंटरव्यू देते हैं बाहर जाकर और कहते हैं कि जी हम खुद दहशतगर्दों को हमने पाला है, तो उससे हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचता है। तो हमें अगर कामयाब होना है तो हमें अपने बयानिए पे कायम रहना होगा और ठोस सबूत दुनिया को देने होंगे। ठीक है मुजम्मिल साहब, ऐसे तो बयानात हमने भी माजी की हुकूमतों में बड़े सुने कि हमें सबसे पहले अपने घर को साफ करना होगा। ये बयानात तो हम माजी में भी सुन चुके हैं। बहरहाल अभी बता दीजिए अभी क्या करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो ये डोजियर है, मैंने इसको देखा, ये बहुत ताकतवर है। इसमें जैसे जनरल साहब ने भी कहा, बहुत ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन मिसिंग लिंक है सिविलियन फेस। देखें, जब तक सिविलियन गवर्नमेंट जो है, जब तक हमारी हुकूमत इसको ओन नहीं करेगी, ठीक है फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ UN के सेक्रेटरी जनरल को दिया, लेकिन क्या हमने OIC में दिया? क्या हम OIC में ये डोजियर साथ लेकर गए? क्या हम दुनिया में जिसको भी मिलते हैं, जिन सरबराहान को मिलते हैं, जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, ये देते हैं, या हमने वन टाइम एक्टिविटी की और उसके बाद चुप कर गए? क्या हमने अपने सारे दोस्त ममालिक को ये देकर उनसे इस पर हमायत मांगी है? क्या चीन ने इसको ओन कर लिया है? क्या और जो ममालिक जो हमारे साथ कश्मीर पर खड़े नज़र आते हैं, तुर्की है और हैं, क्या उन्होंने इसको ओन कर लिया है? मैं समझता हूँ सिविलियन लिंक मिस है। क्या वज़रा ने इस सारे डोजियर को ट्वीट कर लिया है? क्या हमारे तमाम एम्बेसडर्स ने अपने अपने जिन जिन ममालिक में वो हैं वहाँ के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ इंटरेक्शन में ये डोजियर उनको दे दिया है? क्या ओपिनियन बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड मीडिया को हमने एंगेज कर लिया है?
क्या हमने ये तमाम जगह पहुंचा लिया? मिसिंग लिंक है सिविलियन अभी भी इसमें। हम गुज़िश्ता हुकूमतों को बहुत बोलते रहते हैं, वो ठीक है, उन्होंने बहुत कुताहियाँ की और उन्हें सज़ा भी मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उन पर अल्लाह का अजाब है इसीलिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत को तो उस अल्लाह के अजाब से बचना चाहिए और वो काम नहीं करने चाहिए जो पहलों ने अल्लाह का अजाब अपने ऊपर ले लिया है। और इस सारे के साथ मैं समझता हूँ पाक फौज से 2 कदम आगे खड़ा होना चाहिए। जब तक सिविलियन गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करेगी, मिलिट्री फेस इज नॉट दी एनफ। ठीक है, मिलिट्री की तरफ से इसे बहुत ऑन किया जा रहा है, जैसे कि DGISPR ने भी इंटरव्यू भी दिया, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इंटरव्यू दिया गया है। साथ ही साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर हमारे दीगर एम्बेसडर्स हो, जहां जहां भी जिन ममालिक मौजूद हैं, इसे इंटरनेशनली मीडिया पर भी हाईलाइट किया जाए। और एक पॉइंट जो यहाँ पर मुजम्मिल साहब ने हाईलाइट किया था कि जब OIC का इजलास हुआ, एटलीस्ट हमें वहां पर ये डोजियर जरूर साथ लेकर जाना चाहिए था। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त मंजर-ए-आम पर आई और फ़रीक़ैन ने इब्तदाई मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान 19 साला जंग में ये पहला तहरीरी मुआहदा है जो कि कल साइन किया गया। ये मुआहदा कई बाकी बातचीत के बाद अब जाकर सामने आया है। ऐसे में जो सिचुएशन, जो हालात हम देख रहे हैं, बैन अफ़गान मुज़ाकरात हों या फिर अफ़गानिस्तान और तालिबान के दरमियान की सूरत हाल हो, क्या हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, जो राह है अफ़गान पीस प्रोसेस की, वो हमवार हो रही है? जनरल साहब, यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि रवा साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में एक मुआहदा हुआ था और उसके मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज की तादाद में उस मुआहदे के बाद अब तक मुसलसल कमी भी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, राहें हमवार हो रही हैं। देखिए, पीस प्रोसेस जो है वो तो अब सारा उसका महवर जो है वो अफगान इंट्रा अफगान डायलॉग है। उसमें जो अभी पेशरफ्त हम देख रहे हैं वो एक एजेंडा है जिसके ऊपर उन्होंने इत्तफाक राय किया है कि ये नुकात हैं जो पहले उनका नहीं हो रहा था। और उसमें एक और जो बहुत बड़ी रुकावट थी वो है तालिबान की तरफ से जंग बंदी ना मानना। वो जंग बंदी आज भी नहीं मानते, लेकिन गालिबन एक इत्तफाक राय ये हुआ है कि वायलेंस कम की जाएगी और हमले बंद किए जाएंगे। अगर ये एक माहौल बन जाता है अमन का और फिर मुज़ाकरात आगे चलते हैं तो उस लिहाज से तो एक खुशाइंद है कि आपने एक स्टेप ले लिया और आप दूसरे पे चले गए, लेकिन दूसरा स्टेप उससे पहले वाले से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गिव एंड टेक उस पर आएगी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाह रहे हैं, वो कौन सी होंगी, क्या उस पर इत्तफाक राय होता है, और अगर तालिबान को शेयर मिल रहा है तो वो हुकूमत का क्या शेयर कैसे मिलेगा और तालिबान उसका हिस्सा बनेंगे कैसे, क्योंकि तालिबान एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो बहुत सारा कुछ है जो बाद में अभी आएगा। अब इसमें जो असल चीज है वो ये है कि कभी भी कामयाबी मुज़ाकरात की अगर हम देखें तो होती उस वक्त है जबकि दोनों साइड्स अपनी तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और अगर वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ अकोमोडेट करें तो मामला हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जाती मुफादात का भी मसला है और बाहर के मुफादात का भी है। जाती ये कि अशरफ गनी हर हालत में चाहेंगे कि वो सदर कायम रहें। अगर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो फिर अशरफ गनी कहां जाएंगे। इसी तरह तालिबान के पास जो फाइटर्स हैं उनका क्या होगा, वो किधर जाएंगे, उनसे वेपन्स लिए जाएंगे तो उनकी खपत कैसे होगी। इसी तरह आप देखिए कि नॉर्दर्न अलायंस आज अपनी आबादी से कहीं ज्यादा बड़ा उनका रोल है हुकूमत के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर। क्या वो उनका रोल उसी तरह रह सकेगा अगर तालिबान हिस्सा बनते हैं? ये उनका मुफाद है। और फिर इन दोनों के ऊपर असर है भारत का बाहर से जो अपनी खेल खेल रहा है वहां पे। तो इन हालात में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखेंगे कि आपके लिए रुकावटें पेश होंगी और एक लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन फिर आखिर अफगान खुद अगर अपने मुल्क के अमन के लिए मुखलिस होंगे तो फिर उनके जातियात जो है वो उस पर उनको इतना नहीं रुकावट बनेगी, फिर मामला आगे चल निकलेगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब ये मुआहदे कर लेते हैं तो बहुत दफा पहले देखने के लिए आया है कि ये अमूमन मुआहदे करने के बाद भी कायम नहीं रहते मुआहदों पे। आप देख लीजिए कि जब अमेरिका के साथ दोहा में मुआहदा हुआ तो कैदियों के तबादले का किस्सा तयशुदा था, लेकिन अशरफ लड़काना शुरू कर दी। तो ये चीजें भी इनकी हैं, इनके मिजाज में है कि ये बात से फिर भी जाते हैं बाद में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी बड़ा लंबा सफर है
इस अमन के लिए, लेकिन एक अच्छा कदम, एक बेहतर कदम उठा लिया गया तो एक तवक्को सी हो गई। पहले तो इत्तफाक राय नहीं था, एजेंडा के ऊपर इत्तफाक राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिका, यहाँ पे जनरल साहब ने अपनी गुफ्तगू में इंट्रा अफगान डायलॉग की भी बात की है। इंट्रा अफगान डायलॉग में गैर मुल्की फौज, उसकी विड्रॉल, आप समझती हैं कि अगर वो पहले हो जाए तो जंग बंदी के मामला जरा आसान हो जाएंगे और फिर अमन की राहें भी हमवार होंगी? अच्छा जरिया, ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आप जितना मर्जी अमेरिका के साथ बैठ के मामलात को सेटल करने की कोशिश कर लें, मामलात अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लोगों ने, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की लीडरशिप ने ही सॉल्व करने। और उसके अलावा बाकी सारे सपोर्टर्स हो सकते हैं, बाकी सारे एनेबलर्स हो सकते हैं ऑफ पीस प्रोसेस, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सिमिलरली पाकिस्तान का भी यही सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी यही है कि ये दोनों मुमालिक मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान को अमन बहाल करने में, लेकिन अमन अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लोगों ने ही बहाल करना है। यहाँ सबसे ज्यादा जो बात जरूरी है वो ये है, आपने जिस तरह कहा कि क्या विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स पहले जरूरी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल के विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स की बेसिस या उसके ऊपर मुनहसर है कि कितना ज्यादा अफगानिस्तान में अमन आ सकता है, क्योंकि बैकफायर भी कर सकती है बात। हो सकता है कि जब ट्रूप्स विड्रॉ हो तो उसके बाद फिर तालिबान ये समझे कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास ज्यादा मैन पावर है, ताकत है, और ताकत की बुनियाद पर हम एक बार फिर से हुकूमत ले सकते हैं। इसलिए ट्रूप्स का विड्रॉल भी इन इट्स टाइम होना चाहिए। वो वाला मामला जो माजी में हो चुका कि बस ठीक है, अफगानिस्तान में जो करना था अमेरिका ने कर लिया और उसके बाद फिर चले गए, उसके बाद फिर हिलरी क्लिंटन ने भी कहा कि हमसे गलती हो गई कि हम लोगों ने उन लोगों को सेटल किए बगैर हम वहां से निकल आए। तो ऐसी गलती, ऐसी कोताही दोबारा नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, यहाँ अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान इस तरह का मुआहिदा होना एक बड़ा कदम है। मैं इसे बड़ा कदम इसलिए कहती हूँ क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत पहले किसी भी हाल में तालिबान से बात करने को तैयार नहीं थी, तालिबान को मानने को तैयार नहीं थी, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो इनसिक्योर भी थे कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा तालिबान की अंडर था, इंस्टेड ऑफ ये कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के अंडर होता। तो इस मौके के ऊपर इन दोनों फरीकैन का बैठना, बात करना, मुआहिदा करना भी एक पॉजिटिव सिम्त की तरफ इशारा करता है। एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर अफगानिस्तान कि यही अमन का प्रोसेस आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जब तक हमारे हमसाए अमन का गहवारा नहीं बनेंगे तब तक पाकिस्तान में भी अमन, देर पा अमन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये एक इंटरनेशनल हायरार्की है कि इस वक्त कहीं ना कहीं से हर मुल्क के, हर खित्ते में लेके किसी न किसी एक कंट्री को स्पेसिफिकली आपके इंटरेस्ट मौजूद हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी इसी सिलसिले में अगर हम इंटरनेशनली देखें जो ये एक एस्पेक्ट मंजर आम पर आता है। लेकिन आप नहीं समझते कि अब दिन ब दिन मामलात चेंज हो रहे हैं? पहले जो ताकतें अस्करी कुव्वतों पर इन्हिसार किया करती थी, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अस्करी फैक्टर को छोड़कर इकोनॉमिकली इन तमाम चीज़ों को देख रही है कि मईशत किस तरफ जा रही है। जी, आपका जो सवाल है कि जी राह हमवार हो रही है या नहीं, तो मेरा तो जवाब है कि जी थोड़े बहुत हो तो रही है, तो जवाब तो है हाँ में। अच्छा, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कुछ ज़्यादा इस मुआहदे में हुआ क्या है। अब आप इसकी अगर आप तफसीलात देखें तो मुआहदा सिर्फ ये हुआ है कि उन नुकात पर बात होगी कि जिसमें आइंदा मुज़ाकरात होंगे, यानी जो अल्फाज हैं कि एजेंडा डिसाइड करने के लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, उन नुकात पर बहस करने के लिए एक मजलिस आमला बनेगी जो मिलकर यह तय करेगी कि किन नुकात पर आगे बात होनी है। तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा राह तो हमवार हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा तवक्कात हमें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इसको अमन की राह हमवार कब होगी, उसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक तो जाहिर है जैसे अभी कहा गया कि सबसे ज़्यादा तो इंट्रा अफगान, ये दोनों बाहमी फरीक जो हैं इनको मिलकर बैठकर तय करना है कि क्या करना है। और उसमें ख़ास तौर पर तालिबान पर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए आती है कि तालिबान ने, हमने देखा है कि पिछले एक साल में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं, मुसलसल हमले किए हैं, और जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अफगान जानो माल का बड़ा लॉस हुआ है। तो उससे उनको परहेज़ करना चाहिए ताकि दुनिया को ये मैसेज मिले कि वाकई तालिबान अमन चाहते हैं। इस वक्त ये नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी कार्रवाइयाँ मुसलसल हर कुछ अरसे बाद वो कोई फौजी कार्रवाई कर देते हैं जिससे नुकसान होता है। तो ये तो उनकी बात है। दूसरी बात जो खदशा है वो यही है कि जी अगर ये तालिबान चाहते क्या है, तालिबान ये चाहते हैं कि जी वो हुकूमत में शेयर अगर चाहते हैं तो शेयर का तो कोई ना कोई
रास्ता निकल सकता है कि भाई इतनी मिनिस्ट्रीज उनको दे दी जाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तालिबान इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अमेरिकी फौज वहां से निकले, क्योंकि ट्रंप चाह रहे हैं कि जनवरी से पहले यानी उनके इख्तिदार मुंतकली से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो रिमेनिंग 5000 फौजी हैं उनमें से 2500 फौजी ये निकाल लेंगे, तो सिर्फ 2500 फौजी बचेंगे। तो तालिबान शायद ये समझ रहे हैं कि जब अमेरिकी फौज निकल जाएगी तो हम काबुल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, अगर वो कब्जा हो जाता है तो फिर हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन, यानी हम वही 20-22 साल पुरानी वाली सूरत हाल पे पहुंच जाएंगे कि जब तालिबान ने कोशिश की कि एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी जाए जिसको दुनिया में पजीराई नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 ममालिक थे दुनिया में, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। तो अगर वैसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर तो अमन कायम नहीं होता। अच्छा, तीसरी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान और भारत की है। अमेरिका की जिम्मेदारी यह है कि वो अगर निकल भी जाए तो उसको तरक्याती काम वहां जारी रखने चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो। पाकिस्तान और इंडिया को अफगानिस्तान को अपनी जंग का मैदान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जुनैरा क्विकली प्लीज। वेल क्विकली मैं इस पे क्या कहूँ, बात यह है कि सस्टेनेबल पीस, डेवलपमेंट एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये चीज़ें जो आपको इकट्ठी एकेडेमिया में नज़र आती हैं, ये इसलिए होती हैं कि इनका एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और अब क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकलना चाह रहा है तो उसने पीस प्रोसेस के नाम का एक टर्म कॉइन करके दुनिया में फ्लोट कर दी है, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि असल में अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होना है। और पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो होता है ना, वो बड़ा ब्रूटल होता है, उसमें बहुत लड़ाइयाँ मार कुटाई होती है। और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तालिबान, जो कि सारी दुनिया की फ़ौज, जो नेटो के 40 मुल्क वहाँ पे जिसको भगा दिया उन्होंने, वो अब आके किसी भी ऐसे एग्रीमेंट पे मान जाएंगे जिसमें उनकी पोजीशन थोड़ी सी भी डाउन होती हो। सो पीस इन अफगानिस्तान इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अभी तय होना बाकी हैं। अभी जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी वो देखना बाकी है, और तालिबान वहाँ पे जो पपेट गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट वाक़यतन करते हैं या नहीं करते, ये भी देखना बाकी है। सो इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट साइनिंग सेरेमनी, आई वुड से। हक़ाइक़ इससे बहुत डिफरेंट है। मुज़म्मिल साहब, नहीं, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान में कोई पावर शेयरिंग फार्मूला या पावर शेयरिंग एग्रीमेंट मुमकिन ही नहीं है। वहाँ ना वोट की ताकत से बात होगी, ना मुआहदे की ताकत से बात होगी। वहाँ तो जिसके पास बंदूक की ताकत है, असले की ताकत है, अस्करी ताकत है, उसी की अफ़गानिस्तान पर हुकूमत होगी। अशरफ गनी नेटो और अमेरिका की ताकत के सर पर बैठे हुए थे, वरना उनका और अब्दुल्ला का इलेक्शन दोनों आपस में मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो धांधली का इलेक्शन कह रहे थे। एक दो सदारती उम्मीदवारों की बैक वक्त हमने वहाँ हलफबरदारी भी देखी है। फिर अमेरिकन आए और उन्होंने आके अब्दुल्ला को समझाया, नहीं अशरफ गनी जीते हैं, आप नहीं जीते हैं, तो वो नीचे आ गए। तो वहाँ कोई वोट की ताकत, पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं होगा। जैसे रूस किए थे, उसके बाद जो हुआ था, अमेरिका के जाने के बाद भी वही होगा। अमेरिकन जाती दफ़ा यही मुआहदा करके जा रहे हैं कि आप हमें निशाना नहीं बनाएंगे, हमारी बेसिस मौजूद रहेंगी, हमारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड रखेगा अगर तालिबान भी आएगा। तालिबान ने अमेरिका से मुआहदा करके अपने लिए स्पेस पैदा की है। अब अमेरिका के जाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ये इस तरह के एग्रीमेंट्स, इस तरह के रूल्स और प्रोसीजर के पे एग्री करना टाइम बाइंग है, ताकि वो जनवरी की वो डेट आ जाए और अमेरिका चला जाए। उसके बाद ताकत के तौर पर फैसला होगा। अगर अशरफ गनी के पास ताकत है तो वो काबुल पर कब्जा बरकरार रख लेंगे, और अगर तालिबान के पास ताकत हुई तो वो काबुल ले लेंगे। सही, तो बात फिर घूम फिर कर इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ आ जाती है कि जब तक इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से कुछ कोई डायलॉग नहीं होगा, यहाँ तो ताकत होगी, डायलॉग नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका के जाने का इंतजार है, मतलब अमेरिका के जाने का इंतजार है, उस फिर लड़ाई से ही फैसला होगा। मतलब इसीलिए तो बात पर आ गई ना कि मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं अगर अमेरिका की जो वहाँ पर फ़ौज है वो वहाँ से निकल भी जाती है। फिर अफ़गानिस्तान की अपने अफ़गानिस्तानी हुकूमत हो या फिर तालिबान हो, उस सिचुएशन में मामलत कहाँ पर आके रुकेंगे? टेबल टॉक होगी या फिर अपनी ज़ोर बाजू पर, अपनी बंदूकों के ज़ोर पर किसी न किसी किस्म के हवाले से हम कोई देखेंगे कि खुदा ना खासा फिर से जंग का माहौल वहाँ पर शुरू हो जाता है, तो एक बार फिर से जो हालात हैं वो साजगार
तैयार नहीं हूँ। अभी ये तमाम तर मामला इसे पेपर वर्क कहा जा रहा है कि एक पेपर वर्क है, इससे पहले भी मुआहदे हुए हैं लेकिन उस पर हमने देखा है कि तालिबान जो हैं वो अटल नहीं रहे हैं। ये मामला एक पेपर पर तो आ चुका है जिस पर साइनिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत वक्त दरकार है कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो और अफगानिस्तान में अमन जो है वो हमवार उसके अफगानिस्तान में अमन की राहें हमवार हों। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।